नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। न्याय की गुहार जनता से दरकार। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा गया संदेश पढ़ते हुए कहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा और मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है और इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है और इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। पिछले जन्म में जरूर मैंने कुछ पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर भारत को फिर से महान बनाना है। देश के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। नमस्कार। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, जो गंभीर आरोप लगे और उसके बाद जेल से जो संदेश पढ़कर उनकी धर्मपत्नी सुनीता ने सुनाया, उससे उन तमाम अटकलों को भी बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके का यह संदेश और संदेश के साथ वो जन भावनाओं और उन आशीर्वाद, उन शुभकामनाओं का भी जिक्र करते हुए नजर आए कि मंदिर जाकर हमारे लिए प्रार्थना करें, दुआ करें और इसके बीच
ये अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं कि दिल्ली का अगला सीएम कौन, क्योंकि एक तरफ अगर विपक्ष का जिक्र करें तो विपक्ष के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर से सरकार चलाना मुश्किल है, संभव नहीं है। तो क्या अब अगली सीएम सुनीता को देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार इस तरीके के भी बयानबाजी सामने आ रही है। बढ़ते आगे, चुनाव में परिवार और सियासी तकरार। चुनाव में परिवार और सियासी तकरार। बिहार में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहले एक नया फेरबदल देखने को मिला। लालू यादव ने अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दिया। रोहिणी आचार्य को पार्टी ने सारण से प्रत्याशी बनाया है, और जबकि मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगी। और ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू के बीमार पड़ने पर अपने पिता को किडनी डोनेट की थी, और उनके सारण लोकसभा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि टिकट बेचने में लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को नहीं बख्शा। पहले अपनी बेटी की किडनी ली और उसके बाद उसे लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। सम्राट चौधरी इतने पर भी नहीं रुके। पहले उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि लालू यादव टिकट बेचने में माहिर हैं, और इसके बाद उन्होंने अपने इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि लालू जी टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और टिकट बेचने के मामले में उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। पहले उससे किडनी ली और फिर उसे टिकट दिया गया। ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। तो ये बयान निकलकर सामने आया डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। ये बड़ा बयान कि लालू जी ने जब अपनी बेटी को नहीं छोड़ा तो वो किसे छोड़ेंगे। पहले किडनी ली और इसके बाद टिकट देने का काम किया है। गंभीर आरोप। बढ़ते आगे, माया की रिहाई 2024 की लड़ाई। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को श्रावस्ती लोकसभा सीट से सांसद राम शिरोमणि वर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया, और उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा है, और सांसद के साथ उनके भाई सुरेश को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अंबेडकर नगर से बसपा माफ कीजिएगा जिलाध्यक्ष सुनील सावंत गौतम ने एक प्रेस रिलीज की और जारी कर सांसद राम शिरोमणि वर्मा को पार्टी से निष्कासित करने की जानकारी दी। रिलीज में कहा गया है कि सांसद और उनके भाई को पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की रिपोर्ट दी गई थी। विभिन्न सूत्रों से छानबीन करने के बाद आज इनको बसपा से हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। सुनील सावंत और गौतम ने कहा है कि राम शिरोमणि वर्मा को बसपा से अनुशासनहीनता के चलते अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी है। बावजूद इसके इनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं देखा गया, इसलिए पार्टी ने मूवमेंट हित में आज इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। कौशलेंद्र, इसे खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया, बीएसपी से बाहर प्रेस रिलीज कर इस बात की जानकारी सामने आई, इसकी क्या कुछ आशंकाएं? क्योंकि कई बीएसपी नेता ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें काम करने का मौका नहीं मिल पाया और फिर वो बीजेपी का दामन थामते हैं। इस तरीके की भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि अंबेडकर के जो जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज मीडिया को बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने आदेश दिया था कि ये जो श्रावस्ती से पूर्व सांसद राम शिरोमणि वर्मा हैं, इनको और इनके भाई
जो नगर पालिका अकबरपुर के पूर्व प्रत्याशी रहे राम सुरेश वर्मा, इन दोनों लोगों को पार्टी के कार्य में अन्य कार्यों में संलिप्तता के चलते इनको पार्टी से निकाला जा रहा है। और इसकी जो तस्दीक है वो जिलाध्यक्ष ने वहां मीडिया के माध्यम से जानकारी दी और इनको ये बताया गया जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, किसी अन्य दल से जो इनकी बातें की तो या जो पार्टी का जो प्रचार कार्यक्रम था उसमें न भाग लेने के कारण जो है पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है। और ऐसे तमाम अभी और भी नेता हैं जो चिन्हित किया जा रहा है, जो इनसे संपर्क कर रहे थे या जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ रहकर जो अन्य पार्टियों को फायदा या तमाम लोगों से जो जुड़े हुए हैं। तो किस ओर जाने की आशंकाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि वो पार्टी सब निकाला गया, कहीं न कहीं जो है किसी पार्टी से संपर्क रहा होगा और बहुजन समाज पार्टी के जो है जो नेता उनको पता चला, उसके बाद उस पर कमेटी बनी। कमेटी की जांच होती है क्योंकि पूर्व सांसद रहे हैं तो इनकी जो मेंबरशिप होती है वो आजीवन सदस्यता के रूप में होती है। तो इसलिए कमेटी जब जांच करती है उसके बाद पूरा जब आ जाता है तो उसमें जो है कार्रवाई की जा सकती है, वो भी ऊपर से जो आदेश आता है उसमें कार्रवाई होती है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजनीतिक स्वार्थ और इसके चलते जिस तरीके की गतिविधियां सामने आ रही हैं, बसपा के जिलाध्यक्ष ने हालांकि ये प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी साझा की है और अनुशासनहीनता के चलते निष्कासित किया गया है। बढ़ते आगे, बागियों ने थामा बीजेपी का दामन। इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, बात करते हैं बागियों ने थामा बीजेपी का दामन। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक शनिवार को बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन सभी विधायकों की ज्वाइनिंग करवाई और इन सभी 6 विधान सभा में 1 जून को चुनाव होना है। आयोग ठहराए गए 3 इंडिपेंडेंट एमएलए ने शुक्रवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और इन 6 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से हिमाचल सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। अगर इन सब नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने पर उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली तो बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी नेता सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा और इंदर दत्त लखनपाल, चेतन शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इन नेताओं को सदन में बजट सत्र के दौरान उपस्थित न रहने पर स्पीकर ने अयोग्य ठहरा दिया था। चुनाव आयोग ने उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है और 3 निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर ने शुक्रवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इनकी सीटों पर भी उपचुनाव होने की उम्मीद है। तो हिमाचल की राजनीति में एक बड़े बदलाव की तस्वीर का अंदाजा लगाया जा रहा है। जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए और विधानसभा उपचुनाव के दौरान अगर जीत हासिल होती है तो जो हिमाचल के समीकरण हैं उनमें ज़रूर बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की जो स्थिति है वो बराबरी की होगी। जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। और बात करते हैं आम आदमी पार्टी यानी कि आपका हल्ला बोल। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार आप केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इस बीच आज दिल्ली के मौलाना आजाद अस्पताल के सामने शहीदी पार्क के दिल्ली के सभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांति मार्च कर रहे हैं और इस दौरान सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कल से पूरा देश गुस्से में है।
बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी, इसीलिए वो सरकार नहीं चलने दे रहे हैं। भगत सिंह की आत्मा तड़प रही होगी कि इस आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। ये आजादी है कि विपक्ष को आप प्रचार न करने दो, विपक्ष को वोटों में इलेक्शन न लड़ने दो, विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगढ़ की तरह 8 वोट कैंसिल करा के अपनी मर्जी का मेयर बनाने दो। क्या ये भगत सिंह ने सोचा था? आज के दिन इनकी बुतों के सामने खड़े इनकी आत्मा तड़पती होगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा, अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा, अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा, अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे, अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूँ, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये आज के दिन गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब प्रवीण, देखा जाए तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान लगातार सामने आ रहा है और जो नाराजगी जिस तरीके की निकलकर सामने आ रही है कि देश गुस्से में है, ये बीजेपी का तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से अभी भगवंत मान जी ने कहा कि पूरा देश पीएम मोदी के कहने पे चल रहा है और जो ईडी है, जो सीबीआई है, वो सब उन्हीं कहने पे चल रही है, केंद्र सरकार के कहने पे चल रही है और लगातार आम आदमी पार्टी पे वार किए जा रहे हैं। पहले संजय सिंह को किया गया, उससे पहले सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया, फिर संजय सिंह को भेजा गया, फिर मनीष सिसोदिया जी को भेजा गया और उसी के साथ साथ अब कल की जब बात करें तो शराबबंदी घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाल दिया गया। तो उसी के चलते, क्योंकि पूरी आम आदमी पार्टी को ये लगा लीजिए कि एक तरफ से खत्म करने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है और उसी के चलते पूरे देश के अंदर, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, जहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल प्रवीण, नाराजगी के साथ देश की जनता से आह्वान इस बात का कि लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने के लिए साथ मिले आम जनता का, इस बात का आह्वान भी किया जा रहा है। इस गिरफ्तारी के बाद से जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली की जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? दिल्ली की जनता की जो प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं, लगातार जिस दिन से कल अरविंद केजरीवाल जी को जब ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है और रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया है, 6 दिन का रिमांड दिया गया है, उसके बाद से ही पूरी दिल्ली तिलमिला उठी है। और उसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको कि पूरी दिल्ली के जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो सभी सड़कों पर उतर आए हैं और आज भी शहीदी पार्क में शहीदी दिवस के दौरान आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर एक मीटिंग की है। जब तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, इस तरह की रणनीतियां बनती रहेंगी और उसको जब तक अरविंद केजरीवाल जी बाहर नहीं आते तब तक दिल्ली शहर के अंदर आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी के सभी प्रदर्शन, धरना और पुतला रिहाई की मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत वो तमाम जनता लगातार नाराजगी जता रही है इस बात को लेकर।
बढ़ते आगे बात करते हैं आजम से मुलाकात, क्या हुई बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से सीतापुर की जेल में मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई और इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने को लेकर भी चर्चा हुई। और इस मुलाकात में बताया यह भी जा रहा है कि आजम खान ने अखिलेश यादव को भी लोकसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़िए और इससे पश्चिमी यूपी में पार्टी को फायदा हो सकता है। और इस मुलाकात में रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर समेत पश्चिमी यूपी की कई लोकसभा सीटों को लेकर आजम और अखिलेश के बीच चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि आजम खान ने अखिलेश को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की है ताकि पश्चिमी यूपी में रणनीतिक संदेश जाए। और जानकारी के अनुसार पश्चिम की ओर लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर भी आजम से अखिलेश ने बातचीत की। शिवा शर्मा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात, रामपुर सीट से दावेदारी पेश करने को लेकर भी बातचीत, यानी कि ये पूरी मुलाकात चुनावी चर्चा में तब्दील रही। क्या कुछ मायने? देखिए, जरूर अखिलेश यादव की मुलाकात अगर सीतापुर जेल के अंदर आजम खान से हो रही है और वो भी इस दौर में, तो जाहिर तौर पे बात है कि पहले चरण में जो 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होना है उसमें से बहुत बेहद अहम सीटें मानी जा रही हैं। जो 8 लोकसभा सीटें हैं उसमें से साफ तौर से रामपुर सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आजम खान से वहां का फीडबैक लेना बहुत जरूरी भी था अखिलेश यादव के लिए कि रामपुर सीट से किस प्रत्याशी को उतारा जाए ताकि रामपुर की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो। ये जरूर अंदर कहने से खबर आ रही है कि आजम खान ने अखिलेश यादव को प्रेरित किया है और उनको ये कहा है कि वो रामपुर से रह करके लोकसभा चुनाव लड़े और खुद अखिलेश यादव अगर लड़ते हैं तो पार्टी का रुझान वहां पर ज्यादा होगा। क्योंकि क्या पश्चिमी यूपी को मजबूती मिलेगी जो रणनीति निकलकर सामने आ रही है? शिवा, देखिए, बिल्कुल अगर आजम खान की बात मान लेते हैं अखिलेश यादव अगर रामपुर से चुनाव लड़ेंगे तो जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का थोड़ा दबदबा जो बना हुआ है उसको और जरूर मजबूती मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से चुनाव लड़ने के लिए सपा विधायक कमाल अख्तर, नासिर कुरैशी और मौजूदा सांसद एसटी हसन पर भी विचार हो रहा था। और जो बिजनौर से पूर्व सांसद यशवीर सिंह को प्रत्याशी अभी समाजवादी पार्टी ने बनाया है, ये जरूर कयास लगाया जा रहा है कि उनका नाम वापस लेकर के शाहिद मंजूर को टिकट दिया जाएगा। तो जरूर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी थोड़ा इस असमंजस में है कि अगर पश्चिमी लोकसभा सीटों पर उनको अपना प्रत्याशी उतारना है तो आजम खान से मिलकर मुलाकात करनी होगी, जो जानने की हकीकत होगी। क्योंकि आजम खान एक बड़े नेता है, लंबे समय से रामपुर में अच्छा खासा अनुभव है राजनीति का और इसी लिहाज से इसे चुनावी मुलाकात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।